नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसमें हमने अमल हमेशा के प्रॉब्लम्स देखे थे। 6 प्रॉब्लम्स कुल मिला के हमारे हो गए थे और आज का 7वां प्रॉब्लम है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और हम लेंगे। इसमें आज के प्रॉब्लम में और इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं आपको सिर्फ परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दूंगी। बाकी का जो पोर्शन है सॉल्यूशन का, मेन सॉल्यूशन, वो आपको खुद से करना है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या पूछा है, वो मैं आपको बताऊंगी। आपको सॉल्यूशन खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक के हमारे जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं उसमें रिपीटेड हो रहा है सब। क्योंकि जो वेंडर कंपनीज है वो वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, या फिर वेंडर कंपनी के बुक्स के जो लेजर अकाउंट्स है वो पूछे जाते हैं। और जो नई कंपनी है परचेसिंग कंपनी, तो परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज और परचेसिंग कंपनी के बुक्स में नई बैलेंस शीट, इतना सब पूछा जाता है। तो इसमें से आपको सभी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसीलिए हर एक प्रॉब्लम का आप दोनों वेंडर कंपनियों के बुक्स की जर्नल एंट्रीज बनाइए और जो नई कंपनी है परचेसिंग कंपनी, उसकी बुक्स में हर प्रॉब्लम में, हर जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं वो हर एक प्रॉब्लम में आपको जो परचेसिंग कंपनी है वो परचेसिंग कंपनी के बुक्स की जर्नल एंट्रीज बनानी है और नई कंपनी की बैलेंस शीट। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम हमने देखे जिसमें हमने नई कंपनी की बैलेंस शीट बनाई है। इस प्रॉब्लम में भी आपको दोनों कंपनियों की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और दोनों कंपनियां मिला के एक नई कंपनी फॉर्म हो रही है जिसका नाम है सी लिमिटेड। तो इसका हम देखेंगे कि ए लिमिटेड के बारे में और बी लिमिटेड के बारे में उसकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज असेट्स है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो किस तरह से रहेगा इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें दी है। तो ये इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें नेट असेट्स और परचेस या फिर परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। और इसके बाद में जो कैलकुलेट करने को आपको बोला है तो वो है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। मतलब जो वेंडर कंपनी है बी लिमिटेड, इसकी बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और अल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सी लिमिटेड। मतलब जो न्यू कंपनी है परचेसिंग कंपनी सी लिमिटेड, उसकी बुक्स में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो अभी देखते हैं कि नेट असेट्स के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। अब जब हम नेट असेट्स कैलकुलेट करते हैं तो नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त जो असेट्स या लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट में दी हुई है, तो वो असेट्स और लायबिलिटी हमें जिस वैल्यू पे दी गई है, मतलब जिसका अगर रिवाइज्ड वैल्यू दिया है तो वो रिवाइज्ड वैल्यू पे हम यहाँ पे लेते हैं, बराबर है। अगर रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है तो जो उसका बुक वैल्यू होगा वो बुक वैल्यू पे हम यहाँ पे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में ए लिमिटेड, बी लिमिटेड दोनों कंपनियां मिला के नई कंपनी फॉर्म हो रही है सी लिमिटेड, ये इंफॉर्मेशन बताइए। बाद में आपको इन केस ऑफ ए लिमिटेड और देन उसके बाद इन केस ऑफ बी लिमिटेड, ये जो दिया हुआ है इन दोनों के इसमें आपको बताया गया है कि इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से रहेगा, वो हमें वहां पे बताया गया है। देन नेक्स्ट समराइज बैलेंस शीट दी हुई है ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की, ठीक है। और हमें यहाँ पे कहीं पे भी सिर्फ ए लिमिटेड के बारे में आपको मोड ऑफ पेमेंट बताया गया है और बी लिमिटेड जो है उसमें आप अगर पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं तो जो 3 नंबर का पॉइंट है, 3rd नंबर का जो पॉइंट है उसमें आपको बताया गया है कि बी लिमिटेड की असेट्स में जो प्लांट एंड मशीनरी है और डेटर्स है उसका रिवाइज्ड वैल्यू हमें वहां पे दिया हुआ है। तो जब हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते हैं तो वो रिवाइज्ड वैल्यू हमें वहां पे लेना है। और ए लिमिटेड के बारे में कुछ भी बताया गया नहीं है असेट्स के या लायबिलिटी के रिवाइज्ड वैल्यू के बारे में, तो वो जो बुक वैल्यू पे असेट्स है वो बुक वैल्यू पे हम लेंगे, ठीक है। तो अब
सबसे पहले नेट कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। तो नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे असेट्स टेकन ओवर। तो यहाँ पे लेंगे असेट्स टेकन ओवर। तो अब पूरा का पूरा बिजनेस ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का सी कंपनी ने, सी लिमिटेड ने परचेस किया है। तो जो भी असेट्स होंगी वो सारी की सारी असेट्स हम यहाँ पे असेट्स टेकन ओवर में लेंगे। तो सबसे पहले ए लिमिटेड केस में देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में ए लिमिटेड की मशीनरी है ₹8 लाख, ₹8 लाख। और बी लिमिटेड में देखिए, बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हमें रिवाइज्ड वैल्यू के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है, वो इंफॉर्मेशन एक बार हम पढ़ लेंगे। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ बी लिमिटेड में थर्ड पॉइंट देखिए, द इक्विटी शेयर होल्डर्स वुड बी अलॉटेड सफिशिएंट शेयर्स इन सी लिमिटेड। तो उनको सी लिमिटेड के शेयर्स दिए जाने वाले हैं। देन द बैलेंस ऑन देयर अकाउंट्स आफ्टर एडजस्टिंग असेट्स वैल्यू बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। मतलब क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है वो हमें 10% से रिड्यूस करना है, मतलब उसको कम करना है। एंड प्रोवाइडिंग 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो जो प्रोविजन रहता है डेटर्स का, प्रोविजन फॉर आरडीडी वगैरह हम बोलते हैं जिसको, तो वो सन्ड्री डेटर्स पे 5% प्रोविजन लेस करना है। देन उसके बाद में इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड वेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो ये मोड ऑफ पेमेंट का है। सिर्फ असेट्स रिड्यूसिंग के बारे में हमें दो असेट्स का इंफॉर्मेशन बताया गया है, एक है प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा है डेटर्स। तो प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है, और डेटर्स 5% से। तो प्लांट एंड मशीनरी देखिए बी लिमिटेड की कितनी है, ₹8 लाख। अगर हम 8 लाख के 10% निकालते हैं तो वो हो जाएगा 80,000। अब 8 लाख में से 80,000 माइनस कर दीजिए। बी लिमिटेड के बारे में यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 8 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे, 10% अमाउंट जो बचेगा वो रहेगा रिवाइज्ड वैल्यू, वो आएगा 7,20,000। 7,20,000। देन नेक्स्ट दूसरी जो असेट्स है वो है स्टॉक। स्टॉक जितना दिया हुआ है बुक वैल्यू पे वो लेंगे। ए लिमिटेड में 65,000 और बी लिमिटेड में 60,000। देन डेटर्स, तीसरी असेट्स है डेटर्स। अब डेटर्स में ए लिमिटेड में जितना डेटर्स का अमाउंट है बुक वैल्यू पे वो लेंगे, और बी लिमिटेड के डेटर्स के बारे में रिवाइज्ड बताया था, रिवाइज्ड वैल्यू बताया था। तो वो डेटर्स देखिए बी लिमिटेड के टोटल डेटर्स है 50,000। अब यहाँ से आरडीडी हमें माइनस करना है, तो आरडीडी, प्रोविजन फॉर आरडीडी 5% कितना आएगा, 2,500। तो यहाँ से 2,500 लेस हो जाएंगे, और डेटर्स का रिवाइज्ड वैल्यू है वो आएगा हमारा 47,500। 47,500। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर होता है। और उसके बाद है बैंक, ये भी असेट्स है, तो असेट्स टेकन ओवर में जाएगा। बैंक ए लिमिटेड का है 65,000 और बी लिमिटेड में है 40,000। ठीक है, अब जितनी भी असेट्स थी वो सारी की सारी असेट्स हमने लिख ली है। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल असेट्स टेकन ओवर। टोटल असेट्स टेकन ओवर, टोटल असेट्स टेकन ओवर में ए लिमिटेड की टोटल असेट्स टेकन ओवर देखिए कितना होती है। तो ए लिमिटेड की टोटल असेट्स टेकन ओवर 10,25,000 और बी लिमिटेड की टोटल असेट्स टेकन ओवर आता है 8,67,500। 8,67,500। अब टोटल असेट्स टेकन ओवर में से, ये हुआ ए, टोटल असेट्स टेकन ओवर में से हम लेस करते हैं लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। लेस करते हैं हम लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। तो अब जो लायबिलिटीज एक्सेप्ट होने वाली है वो लायबिलिटीज हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो लायबिलिटीज साइड में देखेंगे शेयर कैपिटल है, यहाँ पे नहीं आता। देन 4% डिबेंचर्स दिया है बी लिमिटेड केस में।
तो अब देखिए डिबेंचर्स हम कब लेते और कब नहीं लेते ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अगर इन डिबेंचर्स के बदले में नई कंपनी अगर अपने डिबेंचर्स इशू करती है तो यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में जो डिबेंचर्स दिए रहेंगे वो हम लायबिलिटीज एक्सेप्टेड में नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो इन केस ऑफ बी लिमिटेड की इंफॉर्मेशन दी है उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ही दिया हुआ है कि नई कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करने वाली है पुराने डिबेंचर्स के बारे में बदले में। तो यहाँ पे हम डिबेंचर्स नहीं लेंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को जाता है। कंटिजेंसी रिजर्व ये भी शेयर होल्डर का फंड है, ये भी शेयर होल्डर्स अकाउंट को जाएगा। और देन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है और वो एक्सेप्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे हम लायबिलिटीज एक्सेप्टेड में क्रेडिटर्स लेंगे। क्रेडिटर्स ए लिमिटेड में देखिए 75,000 और बी लिमिटेड में है 90,000। बी लिमिटेड में है 90,000। अब टोटल अगर हम इसकी करते हैं तो टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड ए की लायबिलिटी है तो इसकी टोटल यहाँ पे हमने जितनी लिखी उतनी की उतनी ही रहेगी 75,000 और दूसरा है 90,000। अब जो टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड आया है हमारा वो टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड में से हम टोटल असेट्स टेकन ओवर में से टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा नेट असेट्स जिसे हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन पीसी। तो ए लिमिटेड में देखिए टोटल असेट्स टेकन ओवर कितना है 10,25,000, उसमें से लायबिलिटीज एक्सेप्टेड 75,000 लेस हो जाएगा और जो बचेगा वो रहेगा हमारा नेट असेट्स टेकन ओवर। तो यहाँ पे नेट असेट्स टेकन ओवर आता है 9,50,000। देन बी कंपनी में देखते हैं, बी कंपनी में टोटल असेट्स टेकन ओवर कितना है 8,67,500। देन लायबिलिटीज एक्सेप्टेड कितना आया है 90,000। जो नेट असेट्स रहेगा वो रहेगा 7,77,500। 7,77,500। तो ये हुआ हमारा नेट असेट्स का और परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन। ए कंपनी का परचेज कंसिडरेशन कितना आया है 9,50,000 और बी कंपनी का परचेज कंसिडरेशन आया है 7,77,500। क्लियर है। अब देखते हैं मोड ऑफ पेमेंट। जो परचेज कंसिडरेशन आया है उसका पेमेंट किस मोड में किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। तो अब एक एक करके देखेंगे, पहले ए कंपनी का देखेंगे बाद में बी कंपनी का देखेंगे। तो अब इंफॉर्मेशन में देखिए ए कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है आपको, दी असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू पे हमने ले ली है। देन नेक्स्ट फॉर शेयर्स इन सी लिमिटेड एट द रेट ऑफ, मतलब ये जो बुक वैल्यू पे हमने असेट्स ली है वो किस तरह से ली है कि जो सी कंपनी है वो सी कंपनी उसके बदले में, मतलब जो नेट परचेज कंसिडरेशन है हमारा उसके बदले में शेयर्स इन सी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 5 शेयर्स इन सी लिमिटेड, इसके बदले में सी कंपनी हमें 5 शेयर्स देंगी, 5 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पे 5 शेयर्स देंगी। इनके कितने शेयर्स के बदले में, तो वो इंफॉर्मेशन आगे दी है 10% प्रीमियम फॉर एवरी 4 शेयर्स इन ए लिमिटेड। मतलब क्या है, इसके पहले के प्रॉब्लम में भी ऐसा एक प्रॉब्लम आया था कि जिसमें इनके मतलब ए लिमिटेड के 4 शेयर्स के बदले में सी लिमिटेड के उनको 5 शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में सबसे पहले आएगा शेयर्स। ए लिमिटेड में देखते हैं हम शेयर्स। अब कितने शेयर्स, तो 5 शेयर्स, 4 शेयर्स के बदले में 5 शेयर्स देंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ए लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं। तो शेयर्स हमें कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में आपको ए लिमिटेड का शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख ऑफ ₹10 ईच। तो ऐसे 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे 40,000।
ए लिमिटेड के शेयर्स कितने हैं 40,000। ए लिमिटेड का पहले देखते हैं शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे दो तरह के शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स लेंगे और प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर्स दिए जाने वाले हैं वो भी 10% प्रीमियम पे। तो पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 4 शेयर्स के बदले में 5 शेयर्स दिए जाने वाले हैं, तो टोटल अगर 40,000 शेयर्स है तो उनको कितने शेयर्स दिए जाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 अगर करेंगे तो यहाँ पे शेयर्स की अमाउंट निकल के आएगी 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स। अब देखिए एक शेयर कितनी रुपीस का था, 10 रुपीस का था और उसमें 10% प्रीमियम। अब देखते हैं कि एक शेयर की प्राइस कितनी थी 10 रुपीस। अब उस पर 10% प्रीमियम निकालोगे तो 10% आता है ₹1, टोटल 11, मतलब एक शेयर कितने का रहेगा 11 रुपीस का। टोटल शेयर्स कितने हैं 50,000। तो इस तरह से इनका कैपिटल या फिर मोड ऑफ पेमेंट के इसमें उनका अमाउंट कितना बनेगा 50,000 शेयर्स ऑफ ₹11 ईच शेयर। ठीक है, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹11 ईच शेयर। तो इनका जो कैपिटल है वो बनेगा 5,50,000। 5,50,000। देन ए लिमिटेड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म होती है। उतनी ही इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है कि 4 शेयर्स के बदले में 5 शेयर्स देंगे और एक शेयर की जो प्राइस रहेगी वो 10% प्रीमियम पे देंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है, तो इसी को हम समझेंगे परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कितना आया है ए लिमिटेड का, परचेज कंसिडरेशन आता है 5,50,000। 5,50,000। अब देखिए परचेज कंसिडरेशन आया है 5,50,000 और नेट असेट्स के थ्रू हमने परचेज कंसिडरेशन कितना निकाला है 9,50,000। मैंने आपको क्या बताया था कि नेट असेट्स के थ्रू हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं और मोड ऑफ पेमेंट हमें सेपरेटली बताया गया है। तो नेट असेट्स के थ्रू जो परचेज कंसिडरेशन आया है और मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू जो पीसी आया है उसे हमें उसका जो कंपैरिजन है वो हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। तो नेट असेट्स देखिए कितना है 9,50,000, परचेज कंसिडरेशन कितना आया है 5,50,000। ए लिमिटेड के बारे में नेट असेट्स देखिए, नेट असेट्स कितना है 9,50,000 और पीसी कितना आया है परचेज कंसिडरेशन 5,50,000। मतलब क्या है यहाँ पे कि नेट असेट्स जो है वो नेट असेट्स परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है। तो जब नेट असेट्स ज्यादा की आई हुई है हमारे पास तो वो हो जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व। हमने ज्यादा के पैसे दिए तो गुडविल और कम पैसे देना पड़े और ज्यादा असेट्स हमारे पास आई तो वो हमारा फायदा होता है और उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए नेट असेट्स में से परचेज कंसिडरेशन माइनस करना है। तो नेट असेट्स है 9,50,000 और परचेज कंसिडरेशन है 5,50,000। अब 9,50,000 में से 5,50,000 लेस कर लेंगे, परचेज कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा हमारा 4 लाख रुपीस। ये हुआ कैपिटल रिजर्व। ए लिमिटेड में कैपिटल रिजर्व निकल के आया है ₹4 लाख। ठीक है, अब ए लिमिटेड का क्लियर हो गया। अब देखते हैं बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के इसमें मोड ऑफ पेमेंट किस तरह से बताया है। तो फर्स्ट पॉइंट में द डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड वुड बी पे ऑफ बाय द इशू ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इन सी लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%। मतलब जो बी लिमिटेड के जो डिबेंचर्स थे पुरानी बैलेंस शीट में तो वो डिबेंचर्स के बदले में नई कंपनी के सेम डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, लेकिन कैसे 10% डिस्काउंट पे। अब देखिए बैलेंस शीट में डिबेंचर्स देखिए 4% डिबेंचर से ₹2 लाख। अब बी लिमिटेड का देख रहे हैं हम।
अब बी लिमिटेड में पुराने डिबेंचर्स कितने हैं, 4% डिबेंचर्स ऑफ ₹2 लाख, और उसके बदले में सेम डिबेंचर्स दिए जाएंगे और सेम परसेंटेज के डिबेंचर दिए जाएंगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर दिए जाएंगे, लेकिन 10% डिस्काउंट पे। तो अब देखिए 4% डिबेंचर्स, 4% डिबेंचर्स कितने थे, 4% डिबेंचर ₹2 लाख। अब 2 लाख में से 10% डिस्काउंट, तो 10 लेस करेंगे हम 10% डिस्काउंट, तो 10% निकालिए, 10% होगा 20,000। अब 10% डिस्काउंट है तो 10% माइनस कर लेंगे, 2 लाख में से 20,000 माइनस कर लिए तो यहाँ पे रहेगा 1,80,000। तो डिबेंचर्स 4% डिबेंचर्स क्या है, कितना आएगा मोड ऑफ पेमेंट में 1,80,000। ये हो गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन। देन सेकंड देखते हैं, दी होल्डर्स ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड के जो 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है would be allotted for 7% preference shares of ₹100 each in C Limited for every 5 preference shares in B Limited। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स जो है बी लिमिटेड के, वो 5 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में नई कंपनी के, सी कंपनी के 4 प्रेफरेंस शेयर्स उनको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट हो गया डिबेंचर्स, अब सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी है 7% प्रेफरेंस शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स। पुराने कितने थे, 6% प्रेफरेंस शेयर्स, और अब कितने हैं, 7% प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए जाएंगे, तो पुरानी कंपनी के जो 5 प्रेफरेंस शेयर्स थे, वो 5 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर्स उनको दिए जाएंगे। तो अब बी लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे वो देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है बी लिमिटेड के इसमें ₹3 लाख, तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, ₹3,000। तो वहां पे 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में कितने प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे, 5 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 4 दिए जाएंगे, तो 3,000 के बदले में कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो इस तरह से शेयर्स निकल के आएंगे हमारे 2,400। तो प्रेफरेंस शेयर्स दिए जाएंगे 2,400 शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, हाँ 2,400 प्रेफरेंस शेयर्स। उनकी वैल्यू कितनी है, ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बनेगा, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 100, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनेगा 2,40,000, 2,40,000। तो पहला हो गया डिबेंचर्स और देन सेकंड हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। अब जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में हमें वहां पे इंफॉर्मेशन बताई थी, the equity shareholders would be allotted sufficient shares in C Limited to cover the balance on their accounts after adjusting assets value। तो assets का वैल्यू हमने ले लिया। अब जो नेट असेट्स के थ्रू हमारा परचेज कंसिडरेशन आया था, वो परचेज कंसिडरेशन और ये टोटल डिबेंचर्स कितने दिए जाएंगे और शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कितने दिए जाएंगे, इनका टोटल माइनस करके जो भी अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट, उनके उन अमाउंट के इनको इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। तो अब देखते हैं इक्विटी शेयर्स उनको कितना मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर्स कितने दिए जाएंगे, तो टोटल नेट असेट्स कितना था उनका 7,77,500, 7,77,500, और इनको इसमें से 1,80,000 और 2,40,000 माइनस कर दीजिए, जो भी बैलेंस हमारा बचेगा वो बैलेंस आएगा 3,57,500, 3,57,500। अब जो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट है वो कितना आया है
3,57,500। लेकिन अब हमें इक्विटी शेयर्स कितने दिए जाएंगे वो देखना है। तो इक्विटी शेयर्स कितने दिए जाएंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन कितनी अमाउंट की इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाएगा वो हमें मालूम है, 3,57,500। ये हमने कैसे निकाला, नेट असेट्स के थ्रू जो परचेस कंसिडरेशन आया था उसमें से जो पेमेंट डिबेंचर्स के फॉर्म में और प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में जो पेमेंट हमने किया था वो हमने माइनस कर दिए, बचा हुआ अमाउंट का इक्विटी शेयर्स उनको दिया जाएगा। अब जो वो इक्विटी शेयर्स थे वो इक्विटी इंफॉर्मेशन में बताया गया है, इक्विटी शेयर्स टू बी लिमिटेड वेयर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो वो भी इक्विटी शेयर्स कैसे है, 10% प्रीमियम पे है। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी थी, ₹10, उस पे प्रीमियम 10% जो हमने यहाँ पे निकाला है ₹1, मतलब इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी प्रीमियम मिला के ₹11। तो यहाँ पे हम इजीली निकाल सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स कितने दिए जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस, ये जो वैल्यू है इक्विटी शेयर की वो वैल्यू, तो 3,57,500 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकल के आएगी 32,500। तो 32,500 शेयर्स ऑफ ₹11 ईच। तो इस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल आया है 3,57,500। अब टोटल कर लेते हैं, तो बी लिमिटेड का टोटल परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा 7,77,500। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली हमें मोड ऑफ पेमेंट के बारे में डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स बताया गया था और जो भी अमाउंट बचता है उसके इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे नो कैपिटल रिजर्व, नो गुडविल। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का जो हमारा 7th प्रॉब्लम था, इसमें हमने देखा है कि ए लिमिटेड में हमारा कैपिटल रिजर्व आया है और बी लिमिटेड में पूरा का पूरा ये टैली हो गया है। ऐसे भी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। एक प्रॉब्लम हमने ऐसा भी देखा है कि जिसमें दोनों इसमें कैपिटल रिजर्व आया है निकल के, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी के इसमें कैपिटल रिजर्व है, दूसरे के इसमें गुडविल है। ठीक है, तो एक इसमें देखिए हमने, एक इसमें गुडविल आया था, दूसरे इसमें कैपिटल रिजर्व आया था, और जिसमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी आया था, तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हमने कैपिटल रिजर्व से माइनस किया था। तो इस तरह से कुछ नयापन, हर एक प्रॉब्लम में कुछ नया आता ही है, इसलिए आपको क्वेश्चन में क्या बताया गया है ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन को शुरुआत करनी है। अब जो मेन था परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन और मोड ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन, वो मैंने आपको आज के इस लेक्चर में कर दिया है। और जो आगे का पोर्शन है सॉल्यूशन का, जिसमें आपको बी लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्रीज बनानी है और जो नई कंपनी है सी लिमिटेड उसके बुक्स में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो वो आपको खुद से बनानी है। इसके बाद अमलगमेशन का और एक प्रॉब्लम हम लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम को शुरुआत करेंगे। जब तक का नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक का आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है वो भी आपको सॉल्व करके देखना है। इस तरह से आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।